हेलो व्यूअर्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल माइंडकॉम माइंडफुल कॉमर्स में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैंक आईएससी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10, जो कि है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि एक प्रोड्यूसर को किस पॉइंट तक आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमारे पास में दो अप्रोचेस हैं, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। दूसरी अप्रोच है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इन दोनों अप्रोचेस को जानने से पहले, जैसा कि इस चैप्टर का नेम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर कौन होता है और इक्विलिब्रियम क्या होता है, तभी तो हम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम निकाल पाएंगे। तो उन सबको समझने के लिए हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। तो सबसे पहले, एक प्रोड्यूसर जो होता है वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, और जो वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गुड्स को प्रोड्यूस करती है उसे हम बोलते हैं फर्म। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फर्म का मतलब क्या होता है। फर्म इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एंटिटी which employs factors of production to produce commodity that it sell to the other people। ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करती है। जैसे कि हमें पता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एन इनपुट विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस द कमोडिटीज़। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को ऑर्गेनाइज करके कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करती है और उन कमोडिटीज़ को सेल करती है अदर पीपल को। सो हमें पता पड़ गया कि फर्म मतलब क्या होता है। फर्म इज़ एन इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्राइजेज विच प्रोड्यूस द डिफरेंट कमोडिटीज़ बाय एम्प्लॉइंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एन इंडिविजुअल और यूनिट or organization that produce goods and services is called a firm or producer। तो देखिए आप यहाँ पे हमको प्रोड्यूसर का मतलब पता पड़ गया। प्रोड्यूसर कौन होता है? एक इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है। तो दीज आर द टू फंक्शंस बेसिकली। फर्म ये तो फंक्शन परफॉर्म करती है। फर्म क्या करती है? सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बाय करती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको बाय करती है। जो कि ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास में कहाँ से आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं, और इनको ऑर्गेनाइज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है। और दूसरा मेन फंक्शन जो होता है वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है फर्म। तो लीजिए, हमें प्रोड्यूसर का मतलब तो पता पड़ गया कि प्रोड्यूसर क्या होता है। ओके, अब हम पता लगाते हैं कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होती है। So, the firm is said to be in equilibrium when it selects a particular level of output at which it would like to stay। तो फर्म इक्विलिब्रियम में तब होगी जब वो उस लेवल पे अपना आउटपुट को प्रोड्यूस करेगी जहाँ पे वो फिक्स रहना चाहती है, जहाँ पे वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाए। इट मीन्स कि उससे अगर ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगी तो उस फर्म को प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। तो एक नॉर्मल प्रॉफिट फर्म किस लेवल ऑफ आउटपुट पे अर्न करती है, वो लेवल को हम बोलते हैं लेवल ऑफ स्टे और रेस्ट, जहाँ पे कि फर्म को कोई और एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं मिलता टू इंक्रीज और डिक्रीज द आउटपुट फ्रॉम दैट लेवल। यानी उस लेवल से ना तो फर्म अपने आउटपुट को इंक्रीज करना चाहती है, ना ही अपने आउटपुट को डिक्रीज करना चाहती है, क्योंकि वो ही एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फर्म को क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन वो पॉइंट होता है जहाँ पे कि फर्म एक रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। इट मीन्स उस पोजीशन में जितना लेवल ऑफ आउटपुट वो दिखाता है रेस्ट पोजीशन में, वो उतना ही प्रोड्यूस करती है। तो वी कैन से firm is in an equilibrium when given demand and cost conditions, it produces that level of output at which the profit is maximized। it means कि वो उस लेवल पे आउटपुट को प्रोड्यूस करेगी बाय कीपिंग ऑल द फैक्टर्स, कि मार्केट में उस चीज़ की डिमांड कितनी है उसको भी ध्यान रखना है, उन चीज़ों को बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है उस लेवल ऑफ आउटपुट पे,
ठीक है, जहाँ पे कि वो रेस्ट की पोजीशन में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूसर को डिटरमाइन करना है कि जिस लेवल पे वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है वहाँ पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैक्सिमाइजेशन, देखिए वैसे तो किसी भी फर्म के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कई फर्म्स का ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, कई फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कई फर्म्स का ऑब्जेक्टिव होता है कंज्यूमर रिटेंशन। बट इन इकोनॉमिक्स बाय डिफ़ॉल्ट हम ये मान के चलते हैं कि हर फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हर फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करे। ओके, सो हियर the economists believe that business firms always attempt to maximize their profit. They, however, do realize that businessmen have other goals like sales maximizations, firms' growth, survival of firms, high salaries of staff. These all are the other goals of the firm, but for the purpose of the economics, we are saying that there is the one goal of the firm, that is the profit maximization. Firm का profit कहाँ पे maximize होगा? The profit will be maximized on the basis of two approaches we are going to study. तो हम लोग फर्स्ट अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बारे में है। तो फर्म का प्रॉफिट वहाँ पे मैक्सिमाइज होगा जहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। ओके, सो नाउ इफ़ आई से इफ़ द फर्म इज़ प्रोड्यूसिंग एनी कॉमोडिटी, उसको बनाने की कॉस्ट आती है 600 और फर्म उसी चीज़ को 1000 रुपीज़ में सेल कर देती है, तो यहाँ पे फर्म का रेवेन्यू कितना हुआ? 400 रुपीज़। ओके, तो 400 रुपीज़ जो रेवेन्यू हुआ वो फर्म का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। नाउ we are going to understand when the difference between the total revenue and total cost is maximum, it means total revenue और total cost का difference जहाँ पे maximum होगा वहाँ पे firm को क्या होगा? Profit होगा। Okay, so the thus total profit depend upon the total revenue and total cost, यानी फर्म को कितना प्रॉफिट होगा किसी भी चीज़ को सेल करने से वो उसकी कॉस्ट पे डिपेंड करता है, एज वेल एज रेवेन्यू मीन्स जिस प्राइस पे वो उसको सेल करती है। तो जब भी कोई फर्म अपनी चीज़ों को सेल करती है तो उसको रेवेन्यू अर्न होता है, तो जिस प्राइस पे वो अपनी चीज़ों को सेल करती है तो उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जब हमने कॉस्ट का चैप्टर पढ़ा था, जब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ी थी। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें हमने एक टर्म पढ़ा था इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें 3 तरह की कॉस्ट इंक्लूड होती हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट। यानी ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसके अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड होता है, और नॉर्मल प्रॉफिट तो बहुत नेसेसरी होता है किसी भी बिजनेसमैन को उस बिज़नेस में इंगेज रखने के लिए। अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं अर्न करता तो वो उस बिज़नेस को नहीं करेगा और वो अपनी फर्म को शट डाउन कर देगा। और नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कि कोई नई फर्म्स उस बिज़नेस में एंटर नहीं होना चाहती हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट आर डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट आर हाई इनफ सो दैट फर्म इन इंडस्ट्रीज आर इंड्यूस्ड टू रिमेन इन द इंडस्ट्री। तो इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर जो नॉर्मल प्रॉफिट पड़ा था उसका मतलब ये है इतना तो प्रॉफिट बिजनेसमैन अर्न करना चाहेगा उस बिज़नेस को कैरी करने के लिए। अगर वो इतना प्रॉफिट भी नहीं अर्न करता है, नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स वेरी मिनिमम प्रॉफिट, अगर वो इतना प्रॉफिट भी अर्न नहीं करता तो उसको उसका बिज़नेस करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, तो वो अपने बिज़नेस को क्लोज कर देगा। और वो प्रॉफिट इतना मिनिमम है कि कोई नई फर्म्स उस मिनिमम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए उस इंडस्ट्रीज़ में नहीं आना चाहती। तो इसीलिए यहाँ लिखा है येट लो इनफ, यानी वो प्रॉफिट इतना लो है कि कोई न्यू फर्म उस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहती। Excess of revenue over cost is what we call pure profit और economic profit in economics। तो रेवेन्यू से जो भी ज़्यादा इन रेवेन्यू जितनी भी हमें अर्न होती है, अगर जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया किसी भी चीज़ को बनाने की कॉस्ट 600 लगी और रेवेन्यू 1000 लगा, तो कॉस्ट से जितना एक्सेस हमें रेवेन्यू मिला, जो भी वो अमाउंट आया दैट इज़ 400, वो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट
हो जाता है. ओके, so pure profit is also known as supernormal profit. So now we are going to understand what are the rules to maximize the profit. So basically दो रूल्स हैं. आज इस पार्ट ए वाले वीडियो में हम एक ही रूल को डिस्कस कर लेंगे और कल पार्ट बी वाले वीडियो में हम दूसरे रूल को डिस्कस करेंगे. तो चलिए आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहला वाला रूल, प्रोड्यूसर इक्विबिलियम ऑन द बेसिस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच. इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है जहाँ पे हमने आउटपुट लिया है, ये वाई एक्सिस है जहाँ पे हमने टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को लिया है. अब आप देख रहे होंगे कि ये एक लाइन जो है, ये एक सीधी लाइन जा रही है जो कि टोटल रेवेन्यू को बताती है. अब ये जो लाइन है ये ओ पॉइंट से ओ पॉइंट्स यानी ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होती है. क्यों? क्योंकि कोई भी फर्म किसी भी चीज़ को बनाएगी तो उसको बनाने के लिए उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी. इसीलिए उसका जो कर्व है हमेशा ऊपर से शुरू होता है, ओरिजिन से शुरू नहीं होता. आप देख रहे होंगे कि ये जो कॉस्ट कर्व है ये ओरिजिन के ऊपर से, जो कि पॉइंट ए पे दे के रखा है, ये ओरिजिन के ऊपर से शुरू है. तो ये जो कॉस्ट है हमेशा लगती है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, बट ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को हम बना रहे हो वो उसी टाइम सेल हो. इसीलिए रेवेन्यू ज़ीरो से शुरू होता है, ओरिजिन से, और कॉस्ट हमेशा ऊपर से शुरू होती है. आप देख रहे होंगे कि इनिशियल पीरियड में रेवेन्यू की कर्व नीचे है, कॉस्ट की कर्व ऊपर है. इसका मतलब जब हमारा बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो हमें रेवेन्यू कम अर्न होता है, बट कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा लगती है. जैसे जैसे हमारा बिजनेस फ्लरिश करता है वैसे वैसे हमारा जो कॉस्ट है, देखो ये कॉस्ट का कर्व नीचे की तरफ आ गया, यानी कॉस्ट कम होने लगती है और रेवेन्यू बढ़ने लगता है. उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे कि ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट. यहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करते हैं. जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हमारा प्रॉफिट ज़ीरो होता है, क्योंकि वहाँ पे जितनी कॉस्ट लगती है उन चीज़ों को बनाने के लिए उतना ही रेवेन्यू हम अर्न करते हैं. बट ये जो डिफरेंस आप देख रहे होंगे, जब इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है ये मैक्सिमम होता है तो यहीं पे प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच हम बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर को कहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहिए. प्रोड्यूसर को ओ एम क्वांटिटी तक प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ये इस पॉइंट पे जो डिफरेंस है बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज़ मैक्सिमम. तो वही सब थ्योरेटिकल कंसेप्ट इस वाले पैराग्राफ में आपको समझाया गया है. इसमें लिखा है, वी कैन एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म विद द हेल्प ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व. टोटल प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल कॉस्ट. यानी टोटल प्रॉफिट कब होगा? जब टोटल रेवेन्यू हमारी टोटल कॉस्ट से एक्सीड होगी या एक्सेस होगी. सो प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज वेयर द टी आर इज टी सी. एक और बच्चों ध्यान रखने वाली एग्ज़ाम्स में आप कभी भी इसको टी सी माइनस टी आर मत लिख के आना, क्योंकि उसका मतलब उल्टा हो जाता है और वो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा. अगर मैं बोलती हूँ किसी चीज़ को बनाने की कॉस्ट 600 है बट उसको बेचने से रेवेन्यू 100 होता है, तो अगर मैं इसको अपोजिट लिखती हूँ टी आर माइनस टी सी माइनस टी आर लिखती हूँ, तो मैं क्या लिखूँगी? 600 माइनस 1000, तो आंसर आएगा माइनस का 4000. तो ऐसे नहीं लिखना है, एग्ज़ामिनर आपके नंबर काट सकता है सिर्फ एक गलती करने पे. तो ये इकोनॉमिक्स में बहुत ध्यान से हमें हर चीज़ लिखनी पड़ती है, छोटी छोटी गलतियों के मार्क्स भी कट जाते हैं. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा? जहाँ टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होगा. सो द वेयर द डिफरेंस बिटवीन दिस इज़ लार्जेस्ट द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम. तो जहाँ पे डिफरेंस इन दोनों के बीच में लार्जर होगा वहीं पे प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम होगा. ये तो पढ़ ली हमने पहली अप्रोच. अब कल हम पढ़ेंगे पार्ट बी में इसकी सेकंड अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच. इससे पहले 10 चैप्टर से पहले जितने भी चैप्टर आपकी बुक फ्रैंक ISC में दिए हुए हैं उन सब के वीडियोस मैंने बना लिए. अगर आपने वो नहीं देखे तो आप एक बार वो भी जाके चेकआउट
कर सकते हैं। और मैं अपने वीडियोस के साथ आपको हर बार ये बताती हूँ कि एग्ज़ाम्स में हमें कैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। इकोनॉमिक्स एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपकी एग्ज़ाम्स में गलती या मिस्टेक्स होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं और आप 90 इन बिटवीन 90 टू 98 तक स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो इसी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अगर आपने मेरी दूसरी वीडियोस चेकआउट नहीं की हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सेंड योर कमेंट्स। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। इससे मेरे को पता लगता है कि अगर मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने हैं अपने वीडियो में तो वो मैं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स भेजना ना भूलें मुझे, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजते रहें। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, तो ताकि जैसे ही मैं इसका पार्ट भी अपलोड करूँ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल पाए। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।